मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने सम्मिश्र संख्या का पहला वीडियो लेक्चर पढ़ा था। आज हम लोग कुछ और सवाल और कुछ अदर डेफिनेशंस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ और डेफिनेशंस पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लिखा जाए गुणात्मक प्रतिलोम, सॉरी योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, एडिएटिव इनवर्स। देखिए, ये जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, तो किसी सम्मिश्र संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसको दिए गए सम्मिश्र संख्या में जोड़िएगा तो उसका रिजल्ट शून्य के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? शून्य के बराबर। तो यदि हम मान लिया, जैसे जनरल लेते हैं 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि रिजल्ट शून्य होगा, तो आप बोलिएगा -5। तो 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम हो गया वो हो गया -5। जस्ट लाइक सम्मिश्र संख्या में भी होता है। तो सम्मिश्र संख्या a+ib फॉर्म में होता है, तो निश्चित तौर पर इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा -a -ib, मतलब इस दोनों का चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो एडिएटिव इनवर्स, यदि कोई सम्मिश्र संख्या a+ib हो तो उसका योगात्मक प्रतिलोम -a -ib होगा। -a -ib होगा, क्योंकि इस दोनों को आप जोड़िएगा तो रिजल्ट शून्य हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 + 4i का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ये दोनों चिन्ह विपरीत हो जाएगा, -5 -4i। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं, 3 - 2i का योगात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? ये दोनों का चिन्ह विपरीत, यानी -3 + 2i, -3 + 2i। ठीक है, मतलब जो भी जिसका भी योगात्मक प्रतिलोम निकालना है उसके चिन्ह को विपरीत कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऊपर में आपने क्या दिखा कि किसी सम्मिश्र संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वह एक ऐसा संख्या होता है जिसको दिए गए सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पर उसका रिजल्ट शून्य आता है। जस्ट यहाँ पर गुणात्मक है, तो इसमें भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगा जिसको दिए गए संख्या से यदि गुना करते हैं तो उसका मान 1 होना चाहिए। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ने पर 0 और गुणात्मक प्रतिलोम में गुना करने पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके डेफिनेशन पर। यदि कोई सम्मिश्र संख्या a+ib हो तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a
ए प्लस आई बी होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 को किससे गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 1/5 होगा। ठीक है, इसलिए उलट देना है। एग्जाम्पल, पहला नंबर एग्जाम्पल, जैसे 5 - 2i का गुणात्मक प्रतिलोम ये निकालना होगा। तो ये क्या करेंगे, 1/, यही चीज जिसका भी निकालना है वो चीज 1/, हो जाता है। तो इसमें 5 - 2i, इसमें चिन्ह से मतलब नहीं है, जो दिया है वही चीज बटे में दे देना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, सम्मिश्र संख्या हमेशा a प्लस आई बी फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको a प्लस आई बी फॉर्म में आपको बदलने के लिए बताया गया है। 5 + 2i, 5 + 2i से गुना कीजिएगा, तो ये हो गया a² - b²। 5 + 2i 25, और 2 दूनी 4, और i² का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 4, यानी ये हो गया 5 + 2i बटे 29। इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, 5/29 + 2i बटे 29, ये हो गया। समझ गया लिखने के लिए। चलिए एक एग्जांपल, चूंकि एक लिख दी है इसीलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। i का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/i, इसको i से गुना कर दीजिए, i बटे i², और एक i कट गया, या फिर i² का मान -1 होता है, यानी ये हो गया -i। संयोग ऐसा है कि इसमें जो है i का गुणात्मक प्रतिलोम भी यही है, और योगात्मक भी निकालिएगा तो -i ही निकलेगा। चलिए ये डेफिनेशन के बाद इसको कर लीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। नेक्स्ट डेफिनेशन है मापांक, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड, देखिए ये क्या होता है। किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x + iy या फिर a + ib के मापांक को मॉड z से सूचित किया जाता है, मॉड z से सूचित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। मॉड z बराबर √a² + b²। ठीक है।
यानी मापांक निकालना रहे इस सूत्र पर आपको बैठा देना है। एग्जाम्पल लेते हैं तो यदि z बराबर 4 + 5i तो मॉड z बराबर व्हाट। ठीक है, ठीक है, मॉड z निकालते हैं। मॉड z बराबर सूत्र होता है a² + b²। ठीक है, तो a का मतलब देखो ये अगला रियल पार्ट यानी 4² और b का मतलब बाद वाला। तो i नहीं लिखना, i का गुणांक लिखना है 5²। 16 जोड़ 25 रूट 41। ठीक है, ये हो गया रूट 41। एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। यदि z बराबर 5 - 4i तो मॉड z बराबर व्हाट। तो वही चीज मॉड z का सूत्र होता है √a² जोड़ b²। ठीक है, मान बैठा दो आप। a का मान हुआ 5 जोड़ i तो आपको लिखना ही नहीं, i का गुणांक -4 है तो जोड़ -4 का होल स्क्वायर। 25 जोड़ 16 रूट 41 हो गया मापांक। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशंस पर आते हैं। कोणांक आर्ग्यूमेंट और इसका दूसरा अंग्रेजी नाम होता है एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। देखिए ये आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होता क्या है। यदि यदि किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर a + ib के कोणांक को आर्गुमेंट z a r g z और या AMPZ से सूचित किया जाता है। तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार परिभाषित किया जाता है आर्गुमेंट z बराबर tan इनवर्स मॉड b बटे a, tan इनवर्स मॉड b बटे a। इसका जो है 4 कंडीशन होता है, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। देखो एक वर्ड होता है चतुर्थांश, ठीक है, या पाद भी बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको हम लोग वैसे तो 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं 4 चतुर्थांश होता है, बट त्रिकोणमिति के व्यू से जो है हम लोग विशेष पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में। फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको कि ये इस तरह से जो 4 हिस्सा है उसमें प्रत्येक हिस्सा एक चतुर्थांश कहलाता है। ये 0 से 90 डिग्री प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश, 180 से 270 तृतीय चतुर्थांश और 270 से 360 तक ये चतुर्थ चतुर्थांश तक आता है। ये आपको याद रखना है।
180 से 270 तक। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो इन्हीं सिस्टम में से इसका जो मान होगा, आर्गुमेंट का मान, आर्गुमेंट एक कोण को दिखाता है, कोण अंक को दिखाता है। तो इसीलिए चूंकि यह जो कोण होगा वह चारों चतुर्थांश के अनुसार होगा, और चारों चतुर्थांश का आपको चिन्ह याद होगा, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और यह माइनस, यह प्लस माइनस। ये चिन्ह होता है चारों चतुर्थांश का, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चारों चिन्ह के आधार पर जो है हम लोग कोणांक का निर्धारण करते हैं। तो इसको यदि हम लोग अल्फा मानते हैं तो ये अल्फा होता है प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश का मतलब हुआ दोनों चिन्ह पॉजिटिव रहे, मतलब इसको ऐसा लिखते हैं कोमा, जब z जो है वह इस तरह से रहे। अच्छा, दूसरा होता है पाई माइनस अल्फा, जब z का चिन्ह जो है माइनस और प्लस रहे। और तीसरा होता है पाई प्लस अल्फा, जब z का चिन्ह माइनस माइनस रहे। और चौथा होता है 2 पाई माइनस अल्फा, जब z का चिन्ह जो है वह प्लस और माइनस है। ये आपको याद रखना है चतुर्थांश। मतलब इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको सबका चिन्ह ध्यान रखना पड़ेगा। यदि z का मान प्लस प्लस है तो अल्फा डायरेक्ट, और यदि z का मान माइनस प्लस है तो पाई माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब ये हो गया। ठीक है, और जब तीसरा पोजीशन आएगा यानी माइनस माइनस तो पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, और जब चौथा पोजीशन यानी प्लस माइनस आएगा तो 2 पाई माइनस अल्फा का यूज करना। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ऊपर वाला मिटा रहे हैं, एग्जांपल हम ऊपर ही ले रहे हैं। देखिए, यदि z बराबर 3 माइनस 3i तो आर्ग्यूमेंट z बराबर 8। सॉल्यूशन पर आते हैं। ये पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए, चिन्ह आप देख लीजिए क्या है भाई। चिन्ह है आपका प्लस माइनस, z का चिन्ह प्लस और माइनस है। तो z का चिन्ह प्लस और माइनस मतलब हो गया यह चतुर्थ में, तो 2 पाई माइनस अल्फा यूज करना है। तो सबसे डायरेक्ट आप लिख लो, सबसे पहले का कम नहीं है। कोणांक ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा मतलब ये सूत्र यूज करना है, tan इनवर्स मॉड b बटे a 2 पाई माइनस tan इनवर्स। हालांकि इनवर्स आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इनवर्स यूज करते हैं डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो b का मान हो गया, ये बाद वाला b का शुरुला a का, तो ये हो गया माइनस 3 बटे 3 मॉड मॉड a 3 कट गया, मॉड माइनस 1, और मॉड से जो है बाहर निकलता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, tan इनवर्स 1। देखिए, tan इनवर्स जो है वह एक एंगुलर वैल्यू है, वह एक कोण है। तो आपको ये देखना है कि tan जो है, tan में एक कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री को हम लोग पाई बटे 4 बोलते हैं। 45 डिग्री को पाई बटे 4 बोलते हैं। इसको घटा दीजिए, 8 पाई माइनस 1 पाई 7 पाई बटे 4। ये हो गया आपका आंसर। हम कुछ मान लिख देते हैं जो याद रखिएगा आप लोग कि किस मान को कितना डिग्री कहा जाता है, ना कि त्रिकोणमिति में ये सब हम पढ़ाएंगे। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बटे 2 मतलब 90 डिग्री,
π/3 मतलब 60 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/6 माने 30 डिग्री, π/5 माने 36 डिग्री, टू पाई माना 360 डिग्री और 3π/2 मतलब हो गया 270 डिग्री। ये इतना को कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर दूसरा, यदि z बराबर -2 माइनस √2i माइनस √3i, तो एम्पलीट्यूड z बराबर व्हाट। आपको हम बता चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट z रहे या एम्पलीट्यूड z रहे, दोनों एक ही चीज होता है, तो इसीलिए इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे, कोणांक बराबर, देखिए चिन्ह देख लीजिए, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश ये होता है पाई प्लस अल्फा, तो लिखेंगे पाई प्लस अल्फा। अल्फा मतलब tan इनवर्स मॉड b/a, tan इनवर्स b का मान देखो कितना है भाई, b का मान ये हो गया -2√3, a का मान -2, ये कट गया, पाई प्लस tan इनवर्स √3, और √3 आप जानते हैं tan में कितना डिग्री का मान होता है, tan में √3 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को इसी लैंग्वेज में लिखना है, π/3 लघुत्तम हो गया 3 पाई प्लस 1 पाई 4 π/3। समझ गया। तो ये हम लोग का चौथा आज का डेफिनेशन हो गया मापांक के बाद कोणांक, कोणांक के बाद चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, संयुग्मी। संयुग्मी कंजुगेट, संयुग्मी लिखते हैं किसी सम्मिश्र संख्या z के संयुग्मी को, ये z रेकरिंग इस तरह से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, तथा z बराबर हम लिख देते हैं, z बराबर a+ib के संयुग्मी को ये z पर रेकरिंग है से सूचित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, रेकरिंग z बराबर a+ib पर रेकरिंग
बराबर a माइनस आई बी। मतलब इसमें i का चिन्ह परिवर्तन होता है, इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट का चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रियल पार्ट में नो चेंज। तो ये हो गया z बराबर रेकरिंग z बराबर इतना। रिमार्क, ये इसको क्या पढ़ते हैं, z पर रेकरिंग को क्या क्या पढ़ते हैं वो हम आपको लिख दें यहाँ पर। इसको पढ़ते हैं पहला नंबर रेकरिंग ऑफ z, पहला नंबर। दूसरा पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ z, और तीसरा पढ़ते हैं z बार। ये बार ब्रैकेट है, ये z बार। इस तीनों में से कोई चीज पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। यदि z बराबर 4 + 2i, तो कंजुगेट z बराबर व्हाट, कंजुगेट z बराबर 4 + 2i। और ये कंजुगेट, और इसको देने से सिर्फ रियल पार्ट रहेगा, यानी 4 में कुछ नहीं परिवर्तन, इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि z बराबर -2 - 4i, तो रेकरिंग z बराबर व्हाट, रेकरिंग z बराबर -2 - 4i पर रेकरिंग, और -2 है तो ये -2 ही रहेगा। 4i का चिन्ह माइनस है तो 4i का चिन्ह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक तरह से आज का 5वां डेफिनेशंस। एक बार क्या क्या पढ़ा है, 5 डेफिनेशंस पर रिपीट कर दें। योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, कोणांक, मापांक और संयुग्मित, सबको बताया। सबका एक एक एग्जाम्पल भी लिए। चलिए अब कुछ सवाल पर चलते हैं। सवाल लेते हैं। इसमें हम कुछ सवाल ले रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपको बनाना है, हम उसमें कुछ ही सवाल बनाएंगे। ये जी z1 बराबर 3 + 2i, z2 बराबर 4 - 8i, z3 बराबर -2 + 7i। तो निम्न ज्ञात करें। तो निम्न ज्ञात करें। सॉल्यूशन। पहला नंबर क्वेश्चन, रियल ऑफ z1 + z2। दूसरा नंबर इमेजिनरी ऑफ 2z3 - 3z1। तीसरा रियल ऑफ z2 × z3। चौथा इमेजिनरी ऑफ z1 / z2। 4 को हम बताते हैं, बाकी आप लोग को दे रहे हैं। 5वां रियल ऑफ z1 + z2 + z3। 6ठा इमेजिनरी ऑफ z1 - 2z2 - 3z3। जी नंबर रियल ऑफ z1 / z3। H नंबर imaginary of z1 ×
Z2 आई Z1 इंटू Z2 बटे Z3 जे इमेजिनरी ऑफ Z2 प्लस Z3 बटे Z1 के इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, इसमें हम 3 बता देते हैं, बाकी आप खुद बनाने में सक्षम हो, बना सकते हो सवाल में। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए करना क्या है भाई, लिखा हुआ है रियल ऑफ Z1 प्लस Z2। ध्यान दीजिएगा, कुछ भारी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखी आई अंग लिखा है तो कोई भारी है, कोई भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसमें करना क्या है, रियल दिया गया है, रियल निकालना है। तो रियल के अंदर में जो है पहले उसको कैलकुलेट करो, यानी यहां लिखेंगे Z1 प्लस Z2। Z1 का मान है 3 प्लस 2i प्लस 4 माइनस 8i। पहले कैलकुलेट कर लो ना भाई, उसके बाद देखते हैं। 4 3 7, 2 में 8 गया माइनस 6i, हो गया कैलकुलेशन क्लियर। अब लिखेंगे इसमें, इसीलिए रियल ऑफ Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। तो ये जो कैलकुलेट किया उसमें रियल पार्ट कितना है, 7 है, ये 7 हम सब। ठीक है, चलिए बी नंबर सवाल पर चलते हैं। ये देखो इमेजिनरी लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 2Z3 माइनस 3Z1। ये अंदर वाला मान निकालते हैं, 2Z3 माइनस 3Z1 इक्वल टू 2। Z3 का मान वो रहा -2 प्लस 7i माइनस 3। Z1 का मान 3 माइनस 3 प्लस 2i, ये हो गया -4 प्लस 14i माइनस 9 माइनस 6i। तो -4 माइनस 9 ये हो गया -13, 14 में 6 गया प्लस 8i। पहले मान निकाल दिए। अब मान निकालने का मतलब ये 2 पार्ट में बांट दिए प्लस आई बी फॉर्म में। उसके बाद हमको जो पूछ रहा है इमेजिनरी पूछ रहा है, तो ये रियल है और आई जिसमें है वो इमेजिनरी। तो यहां लिखेंगे इमेजिनरी ऑफ 2Z1 माइनस 3Z2, 2Z3 माइनस 3Z1। तो इमेजिनरी है 8, आई नहीं लिखना है, सिर्फ 8 लिखना है। हो गया, समझ में आया? कैलकुलेशन करो बस। चलो सी आपने से बना लेना, हम डी खाली बताते हैं। चलो सीओ बताइए देते हैं, रियल ऑफ Z2 इंटू Z3। तो यहां पर Z2 इंटू Z3 लिखेंगे। Z2 इंटू Z3 का मान जो है वो उतार दो, 4 माइनस 8i, और Z3 है -2 प्लस 7i, गुना कर दो, -8 प्लस 28i प्लस 16i माइनस 8 सत्ते 56i स्क्वायर, 28 16 हो गया 44i, माइनस आई स्क्वायर का मान -1 है, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 56 में 8 गया 48 प्लस 44i। ठीक, अब इसका रियल पार्ट पूछ रहा है तो लिखेंगे रियल ऑफ Z2 इंटू Z3। तो कितना है रियल पार्ट, 48। ये आंसर हो गया। समझ में आया? वैसे ही इसको इमेजिनरी डी नंबर जो है हम खाली हिंट देंगे, बाकी आपको खुद पूरा करना है। इमेजिनरी Z1 बटे Z2 दिया है, तो Z1 बटे Z2 हम लोग पहले निकाल देंगे। Z1 बटे Z2, Z1 है 3 प्लस 2i बटे Z2 का मान है 4 माइनस 8i। तो इसको 2 पार्ट में बांटने के लिए आप जानते हैं आज का एक तरह से दूसरा सवाल भी उसी पर आधारित था, गुणात्मक प्रतिलोम। तो हर का परिमेयीकरण किए थे, परिमेयीकरण करके 2 पार्ट में बांटे थे। चलो
ये 4 + 8i बटे 4 + 8 से गुना करेंगे। ठीक है, चलो गुना करके हम यहां लिख रहे हैं, इधर वाले पार्ट को हम मिटा रहे हैं। हाँ, तो यहां लिखते हैं बाकी पार्ट को, गुना करते हैं। 3 × 4 = 12 + 3 × 8 = 24i, 3 को दोनों से किए, +4 × 2 = 8i + 8 × 2 = 16i² बटे नीचे 4² - 8i², 12 × 24 = 8 32i, i² का मान -1 यानी -16, 16 - 64i²। 12 और 16 जोड़ेंगे 28 + 32i बटे 16 जोड़ i² का मान -1, 64 हो गया। 28 + 32i, 64 और 16 80 हो गया। 28 बटे 80, 32i बटे 80। अब देखो क्या पूछ रहा है, इमेजिनरी पूछ रहा है, इसलिए इमेजिनरी ऑफ Z1 बटे Z2, तो यही है ना इमेजिनरी, 32 बटे 80। तो यहां लिखेंगे 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 2/5। क्लियर? तो यहां पर आपको हम 4 सवाल बताए, बाकी जो शेष बचा, शेष को वर्ग के रूप में पूरा करके आना है। ठीक है, जो भी शेष बचा उसको वर्ग के रूप में आप लोग पूरा कर लीजिएगा। और कुछ सवाल और लिख लीजिए, बल्कि 2 सवाल, ज्यादा नहीं देंगे, सिर्फ 2 सवाल देते हैं। नेक्स्ट वर्ग के तौर पर इधर लिख रहे हैं। एक तो वर्ग ये हो गया इसका शेष, दूसरा वर्ग निम्न का मापांक, कोणांक, संयुग्मी, योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन, Z बराबर 4 - 4√3i। दूसरा, Z बराबर -2 - 2i। एक और देते हैं, Z बराबर -√2 +√6i। ठीक है, तो ये सारा सवाल आप लोग वर्ग के तौर पर पूरा कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।